Hello students, my name is Nikhil Saini and I am again in front of you with another video of this series that is Fundamental Right. तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 15. सो आर्टिकल 15 इज ऑल अबाउट प्रोहिबिशन ऑन द डिस्क्रिमिनेशन. मतलब किसी भी तरीके का भेदभाव अब भारत के अंदर नहीं होगा. जब से हमारा संविधान बना है तब से हम ये इस आर्टिकल को फॉलो कर रहे हैं और हमारी ये इच्छा है कि किसी भी इंडिविजुअल के साथ कोई भी तरीके का भेदभाव ना हो. सो अब हम जब डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो कौन कौन से पॉइंट्स पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, क्या क्राइटेरियाज हो सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन. तो ये सारी चीजें हम फिर से किस पैमाने पे देखेंगे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीजें दी गई. तो आइए शुरू करते हैं हमारा आर्टिकल 50 और इसके अंदर सबसे पहला क्लॉज जो दिया गया है आर्टिकल 15 क्लॉज 1. उसके अंदर बताया गया है दैट स्टेट शैल नॉट discriminate on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth or any of the above. मतलब इसके अंदर क्या है, स्टेट के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि स्टेट कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो है ना करे. तो पॉजिटिव पॉइंट है कि नहीं करना चाहिए स्टेट को डिस्क्रिमिनेशन. पर मुझे ये बताइए कि डिस्क्रिमिनेशन दो तरीके से हो गया. एक हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं या फिर एक हम जो है स्पेशल प्रोविजंस बनाते हैं. वो किसी के लिए डिस्क्रिमिनेशन होगा, किसी के लिए स्पेशल प्रोविजंस होंगे. तो क्या हिंदुस्तान में स्पेशल प्रोविजंस की जगह नहीं थी 1950 में जब ये आर्टिकल आया? सोचने वाली बात. क्या वुमन को स्पेशल प्रोविजंस की जरूरत नहीं है? क्या जो बैकवर्ड सेक्शन है उनको स्पेशल प्रोविजंस की जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है. अब आप बोलेंगे कि सर इसके लिए रिजर्वेशन भी तो दी गई है. तो रिजर्वेशन कई लोग जो है एक्सेप्शन मानते हैं कि ये फंडामेंटल राइट का एक्सेप्शन है. तो क्या सही में एक्सेप्शन है? हम इस मिथ को भी क्लियर करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर. तो चलिए अब हम चलते हैं क्लॉज 2 के ऊपर. क्लॉज 2 क्या कहता है? क्लॉज 2 बेसिकली ये कहता है कि जितने भी पब्लिक यूज के रिसोर्सेज हैं और प्लेसेस हैं वहां किसी को भी आने जाने से मना नहीं किया जा सकता, उन रिसोर्सेज को यूज करने से मना नहीं किया जा सकता. सो पहले क्या है, उनकी कोई भी तरीके की एंट्री बैन नहीं की जा सकती. कौन सी जगह? जैसे कि शॉप्स हो गई, पब्लिक प्लेसेस हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल हो गए. इन जगह पे उन्हें उनके धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ या फिर इनमें से कोई भी चीज को लेके उन्हें मना नहीं किया जा सकता. दूसरी चीज जो बात की जाती है क्लॉज बी के अंदर, वो ये बताया जाता है कि उनके कोई भी रिसोर्सेज को जो है लिमिटेड नहीं किया जाना चाहिए. उनके लिए सेग्रीगेशन नहीं होनी चाहिए. वो जो भी पब्लिक रिसोर्सेज हैं जैसे कि वेल्स हो गए, टैंक्स हो गए, बाथिंग घाट्स हो गए, वहां पे उनकी एंट्री जो है उसे डिसअलाउ नहीं किया जा सकता. ठीक, बहुत ज्यादा जरूरत थी इस चीज की. अब आइए आगे की तरफ चलते हैं, जिस चीज के बारे में मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि क्या स्पेशल प्रोविजन एक्सेप्शन है या संविधान के अंदर ही दिए गए. तो जैसे कि मैं आपको हर बार बोलता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी एक्सेप्शन नहीं हो सकता. कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन इटसेल्फ. देयर इज नथिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया. संविधान के ऊपर कुछ भी नहीं. तो यहां पे आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के अंदर ये साफ साफ दिया गया है कि स्टेट जो है स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है वुमन और चिल्ड्रन के लिए. जरूरत है कि नहीं? जी हां, बहुत ज्यादा जरूरत है. क्योंकि सोशली वीक जो है हमने हमारी सोसाइटी के अंदर वुमन का स्टेटस कर दिया. आप देखिए, आप जब से इतिहास उठाएंगे आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि वुमन के स्टेटस को इंफीरियर रखने की कोशिश की गई. और जब हम चिल्ड्रन की बात करते हैं तो चिल्ड्रन आर बेसिकली वॉइसलेस. उनके पास अपने मत रखने का कोई भी अधिकार नहीं होता है सच. तो इन दोनों के लिए जो है स्पेशल प्रोविजंस की जरूरत. वुमन के लिए हमने स्पेशल प्रोविजंस कैसे बनाए? जैसे कि आप देख लीजिए 1/3 रिप्रेजेंटेशन हमने दी है पंचायती राज के अंदर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर. तो वो इंपॉर्टेंट है ताकि हम उनको ऊपर लेके आ सकें. देखिए, इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट में आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि इक्वालिटी तब होगी जब सब बराबर में दौड़ेंगे. अगर कोई एक 500 मीटर आगे से दौड़ रहा है और एक स्टार्टिंग लाइन से दौड़ रहा है तो उसके अंदर कोई भी तरीके की बराबरी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है. सो बाय दिस आर्टिकल वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड. एक समांतर स्तर बनाना चाह रहे हैं जहां पे सारे इंडिविजुअल जो है बराबर हो. और इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो ऊपर वाले को हम नीचे खींच के लाएं या जो नीचे है उसको थोड़ा सा स्पेशल सपोर्ट देके उसे ऊपर लेके जाए. तो ये दो चीजें. तो यहाँ पे थर्ड क्लॉज बात करता है वुमन और चिल्ड्रन के स्पेशल प्रोविजंस के बारे में. अब बात करते हैं क्लॉज 4 के बारे में. क्लॉज 4 जो है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के बारे में है और एससीज एंड एसटीज के बारे में.
इनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते। हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया और उसकी वजह से काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन बहुत पुराने समय से होता आ रहा है। अब उसे कॉम्बैट करने की जरूरत है हमें, तो इसके लिए ये क्लॉज की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसको ऐड कब किया गया? इसको ऐड किया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के अंदर। अब उसके अंदर क्या घटना घटी, क्या था वो डेवलपमेंट, वो हम आखिर में पढ़ेंगे। चलिए अब चलते हैं क्लॉज 5 की तरफ। तो क्लॉज 5 कहता है स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और फॉर द एससीज एंड एसटी इन द एडमिशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहां उनकी भर्ती के लिए भी जो है रिजर्वेशन रखी गई। अब इसके अंदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी आते हैं, चाहे वो एडेड हो या नॉन एडेड हो गवर्नमेंट द्वारा। दूसरी चीज इसके अंदर एक्सेप्शन ये रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडेड नहीं है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में कोई भी तरीके की रिजर्वेशन जो है नहीं। थर्ड पॉइंट जो है वो इसको ऐड कब किया गया था? तो इसको ऐड किया गया था 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005। इसके द्वारा इसको अंदर लाया गया। अभी हाल फिलहाल में 2019 में एक और चीज जो है आर्टिकल 15 के अंदर ऐड हुई है, दैट इज रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। अब ये चीज भी ध्यान रखने की जरूरत है कि सोशली और एजुकेशनली के अलावा ऐसे सेक्शन भी हैं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, भले ही वो कास्ट सिस्टम या फिर कोई और पैमाने के अंदर सोशली अपलिफ्टेड माने जाए। तो इनके लिए भी हमने क्या है रिजर्वेशन का प्रावधान अभी अभी मोदी गवर्नमेंट ने जो है इंक्लूड किया है, एनडीए गवर्नमेंट। सो इसके अंदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वो भी इंक्लूडेड। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को इसके अंदर भी एक्सेप्शन रखा गया है और इसको कब इंक्लूड किया गया था? 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर किस डेवलपमेंट की जो है मैं बात कर रहा था। तो वो डेवलपमेंट था चंपकम डोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1951। तो चंपकम डोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1951 में ये कोर्ट ने आदेश पारित किया कि जो गवर्नमेंट ऑर्डर है 1927 का, जिसके थ्रू गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है उसे नल एंड वॉइड कंसीडर किया जाए। तो ये उन्होंने बोला। क्यों बोला? उन्होंने कहा कि आर्टिकल 16 क्लॉज 2 दैट इज राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी का वायलेशन है, तो इसके लिए इसे नल एंड वॉइड कंसीडर कर देना चाहिए। इसी के तहत सोशल जस्टिस के लिए जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट ने क्या किया? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आए वो, और उसके थ्रू उन्होंने इंसर्ट किया आर्टिकल 15 क्लॉज 4। सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 15, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, राइट प्रोहिबिशन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, जिसके तहत ये सारी चीजें जो है डेवलप हुई। राइट, अब इसके अंदर आपके पास कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और उसके अलावा आप कोई स्पेसिफिक डिटेल चाहते हैं तो उसके बारे में भी अंदर कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट।